सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनुपमा मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 वर्ण और वर्णमाला। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो कि है आप अपने बड़ों का आदर करें, प्रणाम करें। सुबह हम जानते हैं कि आप लोग अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद जरूर लेना है। उनमें जो है जन्नत होती है, उनसे आपको ब्लेसिंग मिलेगा, उससे आप बहुत आगे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 1 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या होता है। तो ध्वनि वो बच्चा होता है जो मुंह से निकलती है। ध्वनि जो मुख से निकल कर आए, जिसके टुकड़े हो नहीं पाए, भाषा का जो साथ निभाए, वही ध्वनि वर्ण कहलाए। ठीक है। यहाँ एक बच्चा चित्र दिया हुआ है। क्या है? चित्र दिया हुआ है। चित्र में एक पुत्र है और एक माँ है। तो माँ अपने बच्चे से कह रही है कि चबा कर खाओ, चबा कर खाओ। तो उस उपरोक्त चित्र में माँ द्वारा मुंह से कुछ ध्वनि निकली है। क्या निकली है? ध्वनियां निकली है, आवाजें निकली हैं, जैसे कि चबा कर। अब चबा कर जब हम बोल रहे हैं बच्चों, तो इसमें कितनी ध्वनियां आ रही हैं पता है? इसमें 8 ध्वनियां आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 8 ध्वनियां। च, 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 अ, च, जोड़ अ, जोड़ ब, जोड़ आ, जोड़ क, जोड़ अ, जोड़ र, जोड़ अ। ये कितने ध्वनियां हैं? 8 ध्वनियां हैं। और खाओ में कितनी ध्वनियां होती है? तो खाओ में बच्चों 3 ध्वनि होती है। कितनी ध्वनि होती है? 3। ख, जोड़ आ, जोड़ ओ, ये इतनी ध्वनियां मिला के हमारी सिर्फ चबा कर खाओ बनती है। हम बहुत ही इजीली बोल लेते हैं, बहुत ही आराम से बोल लेते हैं चबा कर खाओ, लेकिन उसके अंदर देखिए इतनी सारी ध्वनियां एक साथ मिलके इसी को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण अगर कोई पूछे आपसे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे से शब्दों में बताएंगे कि मुंह से निकलने वाली जो भी ध्वनि होती है ना बच्चों, उसे हम वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। लेकिन वर्ण की परिभाषा क्या होती है? तो ये होता है मुंह से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, मुंह से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। मुंह से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ये हमारी वर्ण की परिभाषा है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। फिर से आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, वर्ण की परिभाषा, मुंह से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि, मुंह से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। चलिए आगे के पेज में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण के प्रकार। अब पता है वर्ण तो हम लोग समझ गए, लेकिन वर्ण के प्रकार भी होते हैं। वर्ण के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर वर्ण बच्चों स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर की 11 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 11। हिंदी भाषा में स्वर की 11 संख्या है और स्वर वर्णों को का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। अब स्वर क्या क्या होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितनी संख्या में हुई? 11। और ये हमारी स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण। अब इसमें बच्चों अ से लेके ऐसे हम अंग अह भी लिखते हैं। तो अंग अह कहाँ गया? आप पूछोगे नहीं। तो अंग अह बच्चों ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वह कहलाते हैं अयोग वाह। क्या कहलाते हैं? अयोग वाह। सदैव व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो अंग और अ है वह व्यंजनों के साथ जो है मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन यह अंग और अ जो है यह हमारे ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये आप याद रखिएगा कि अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण, ये हम पढ़े कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। तो एक हो गया स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। तो हिंदी भाषा में व्यंजन की 33 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 33, 33। इन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। जो व्यंजन वर्ण है उसकी स्वर वर्ण की सहायता से होती है। सभी व्यंजनों में और स्वर जुड़ा होता है। जितने भी वर्ण हैं
व्यंजन वर्ण है उसमें जो है अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए ये कवर्ग है, कवर्ग, कवर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क जो हम बोल रहे हैं बच्चों, क, जब भी हम क बोलते हैं तो क में कौन सी स्वर आ रही है, क के अलावा, क, क और अ, क और अ, ख। जब हम ख बोल रहे हैं तो कौन सा स्वर आ रहा है, उसमें भी स्वर वर्ण आ रहा है, क, ख और अ। तो इसी तरह से ग, घ जब भी आप उच्चारण करते हैं उसमें अ स्वर का मात्रा जुड़ा हुआ है। सभी वर्णों में जितने भी ये व्यंजन है ना, इन सभी में अ स्वर जुड़ा हुआ है। च बोल के देखिए आप, च, च में भी क्या आ रहा है, अ, च, छ, ज, झ, यो, ट, ठ, ड, ढ, न, इन सभी व्यंजन वर्णों में क्या है, स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है। पवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया। यहाँ देखिए अब व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कहाँ तक है, क से लेके ह तक, क से लेकर ह तक क्या हो गए हमारे व्यंजन वर्ण, उसको हम 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33 है। और इसे कहते हैं अतिरिक्त वर्ण। ये क्या है, अतिरिक्त वर्ण, ड और ढ, ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त व्यंजन चार ही होते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजन की 4 संख्या होती है। कितनी होती है, 4। और संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन जो है बच्चों 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये अक्ष है, अक्षर तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है अक्षर कौन कौन से वर्ण से बनते हैं। तो अक्षर जो है बच्चों क जोड़ स, क और स से जो है अक्षर बनते हैं। और पता है त्र किससे बनते हैं, मुझे पता है कि आपको मालूम है, लेकिन मैं बताती हूँ। त्र जो है त जोड़ र, त जोड़ र, त जोड़ र, तो जोड़ र। फिर है आपका ज्ञ। ज्ञ जो है बच्चों वो किससे बनता है, ज जोड़ य, य। और स्र, स्र किससे बनता है, तालब स और र। आप पूछोगे नहीं कि मैम ने हलंत क्यों लगाई, तो बच्चों हलंत ये होता है कि ये स्वर रहित हो गया। रहित मतलब कि नहीं, स्वर रहित। ये जब भी किसी भी चीज में हलंत लगता है तो वह स्वर रहित हो जाता है। जिस भी शब्द में, जैसे तो में ये हलंत लग गया तो ये क्या हो गया, ये स्वर रहित हो गया, क्योंकि इसका जो है अ इससे हट गया, तो ये आधा तो हो गया, इसीलिए इसमें हलंत लगते हैं। अब देखिए वर्णमाला। वर्ण के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो पहले तो आप लोग ये देखिए, बहुत बच्चे हमारे जो हैं वर्ण लिखना गलत लिखते हैं, वर्ण गलत लिखते हैं। तो वर्णों का तो और गलत लिखेंगे, वो, तवड़गी नो, ओकार की मात्रा और रेव, इसको र बोलते हैं, रेव। और ये अनुस्वार की बिंदी इस पे पड़ेगी, तब होता है हमारा वर्णो। और है व्यवस्थित। व्यवस्थित कैसे लिखते हैं, वो यो संयुक्त, आधा वो यो, उसको बोलते हैं वो यो संयुक्त। फिर पूरा वो, चौथो संयुक्त, छोटी की मात्रा तो, व्यवस्थित। आप इन शब्दों को 10 बार जरूर लिखेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्रमबद्ध, क्र मो, इसमें देखिए पदेन की मात्रा लग गई है, बो, और ये दो में जो हलंत लगी है, तो हलंत का मतलब आधा दो है। जैसे ही इस दो में हलंत लगी तो ये आधा दो है, तो इसको दो धो संयुक्त कहेंगे। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। और समूह जो होता है बच्चों, ये समूह, इसमें हमेशा बड़ी यू की मात्रा लगती है। बहुत बच्चे छोटी यू की मात्रा लगा देते हैं, इसमें जो है बड़ी यू की मात्रा लगती है, बड़ी उ की मात्रा लगती है। तो इसको आप समझ गए कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
व्यवस्थित मतलब कि उसको सही ढंग से, सही तरीके से लिखा जाए। और क्रमबद्ध मतलब कि क ख ग घ अंगों है तो उसको हम जो है इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि पहले ग लिख देंगे, फिर घ लिख देंगे, फिर ख लिखेंगे, इस तरह से नहीं, हमें क्रमबद्ध में ही लिखना है। जैसे क ख ग घ अंगों ही लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम अ ब अब लिखें इस तरह से ब अब, तो ये गलत शब्द बन जाएगा। जैसे हम लिखेंगे अ ब अब, लेकिन अगर हम ब अ लिखेंगे तो ये हमारा क्रमबद्ध नहीं रहा, तो ये हमारा गलत हो गया, ये सही हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये वर्णमाला है, ये पूरा वर्णमाला है, अ से लेकर स्र तक ये हमारा वर्णमाला है। इसको आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आई ओ औ, ये हमारा क्या हो गया, स्वर। और व्यंजन में है, ये सभी हमारा वर्णमाला है, लेकिन ये स्वर और व्यंजन में बट चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं ना वर्णमाला। ये है क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालब स मूर्धन स दंत स ह। ये देखिए ये तीनों स अलग अलग हैं, ये हमारे जो मुंह से है अलग अलग जगह से आवाज निकलती है, उसका जीभ जो है अलग अलग जगह जाता है। तालब स तो तालू से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, और दंत स जो कि दांत से बोला जाता है। ह अक्षर त्र ज्ञ और स्र ये सभी हमारे जो है व्यंजन वर्ण है। अब हमने इस अध्याय में क्या सीखा, ये हम अभी यहाँ का देखेंगे कि हमने इस पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा। तो हमने इस अध्याय से सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जो हमारे मुख से निकलती है शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब उससे छोटा क्या होगा, तो उसी को कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। सभी व्यंजन वर्णों का स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वह वर्ण बन पाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो व्यवस्थित समूह में है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, एक बार आप लोग फिर से मेरे साथ बोलेंगे, मुंह से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 33 स्वर होते हैं, जिसमें से अंग तथा आह अयोगवा हो जाते हैं, तो बाकी कितने बच गए, 11 पूर्ण स्वर होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि स्वर 11 ही होते हैं, अंग और आ क्या हो गए, अयोगवा हो गए, वरना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। अब मैं बताई ना कि जैसे तौल हम लिखे तो तौ में जो ये हलंत लग गया तो ये क्या हो गया बच्चों, यह स्वर रहित हो गया, मतलब उसका अ जो है उससे अलग हो गया, ये आधा तौ हो गया। जब हम इस तरह से लिखते हैं ना तो ये हमारा आधा तौ हो जाता है, वही ये आधा तौ को यहाँ पे हलंत लगा दिया गया है। स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, जैसे कि क, देखिए यहाँ पे हलंत लिखा है, ख ग घ आदि। हिंदी में अरबी फारसी उर्दू अंग्रेजी आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। जब हम हिंदी बोलते हैं ना तो शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं, उसमें हम लोग अरबी फारसी उर्दू और अंग्रेजी मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर से इस तरह से आप बने रहिएगा और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। धन्यवाद।